साथियों नमस्कार, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपीटी पीटी 2023 में सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आने हैं। उन 5 प्रश्नों को पक्का करने वाली क्लास आपकी है ये, और इसके हम लोग 7वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं। आज 7वां एपिसोड है और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। सब सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या भैया? प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है, कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है, ठीक है। क्या है भैया? ऑप्शन ए है आपका हरे पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन बी है बेरी बेरी, ऑप्शन सी है कंद, ऑप्शन डी है फलियां। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका जवाब दीजिए आप। कह रहा है कि प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत और सस्ता स्रोत जो है कौन सा है इनमें से? आपको जवाब देना। देखिए भैया, प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन, जैसे ये प्रोटीन आप लिख दिए। अब प्रोटीन, ये है प्रोटीन, क्या है? प्रोटीन आपने लिख दिया। अब इसमें क्या चीजें एक तो कार्बन अंडरस्टूड होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये सल्फर, ये सब सारे के सारे कंटेंट्स है वो क्या होते हैं? अंडरस्टूड होते हैं, ठीक है। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहा जाता है। ये छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है, ठीक है। भार में सजीव कोशिका का लगभग ये कह सकते हैं कि 14% भाग, मृत या सूखी कोशिका का लगभग 50% भाग जो है प्रोटीन होता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। जैसे बच्चों में जैसे प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो भैया कमी से जो है वो क्वाशिकोर रोग होता है। क्या? क्वाशिकोर रोग होता है, ठीक है। प्रोटीन कमी से क्वाशिकोर रोग होता है बच्चों में जो है, बच्चों में क्वाशिकोर। ये एक और होता है मैरिस्मस, ठीक है, मैरिस्मस रोग होता है। कैरोटीन जो है, कैरोटीन नामक प्रोटीन जो है ये नाखून, बाल, सींग, खुर के निर्माण में सहायक होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि बाल के निर्माण में या नाखून के निर्माण में किस जो है प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उसका नाम होता है केरोटीन प्रोटीन। कौन सी? केरोटीन प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये बात करिए प्रोटीन के प्रमुख शाकाहारी स्रोत कौन कौन से हैं, तो भैया इसमें चना, मटर, मूंग, मसूर, अड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, ये प्रमुख हैं ये सब, ठीक है। पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। पूछा जाता है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? क्या सर्वाधिक प्रोटीन अगर आपसे पूछ ले भैया किसमें मिलेगा सर्वाधिक प्रोटीन, तो सर्वाधिक प्रोटीन किसमें मिलता है भैया? सोयाबीन में मिलता है। किसमें? वो सोयाबीन सब्जी वाला नहीं, वो सोयाबीन वो मतलब बनाया जाता है ना, सोयाबीन एक अलग से होता है, उसमें सोयाबीन पाया जाता है, ठीक है। सोयाबीन का पौधा भी होता है। पौधों से मिलने वाले प्रोटीन में खाद्य पदार्थ जो सोयाबीन सबसे अधिक इसमें पाया जाता है। मांस, मछली, अंडा, दूध और यकृत में जो होता है उसमें प्रोटीन जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन वो सब क्या, वो सब शाकाहारी मांसाहारी में आते हैं। पूछा क्या है? प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत, कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है, ठीक है। तो भैया बताओ इसमें क्या है? दे दिया है आपको 4 ऑप्शन दे दिया। इसमें राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा फलियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? यहाँ पे आयरन पाया जाता है। क्या? यहाँ पे पाया जाता है आयरन, ठीक है। जो कंद होते हैं इसमें से जो है ये लीवर के लिए थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और बेरी उस टाइप कुछ होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का क्या है भैया? यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन। बताओ भैया इसमें क्या होगा? देखिए यकृत कोशिकाएं जो है ये प्रोटीन विघटन के स्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर दी। अमोनिया का मतलब क्या? जैसे अमोनिया क्या? NH3, ठीक है। NH3 को जो है ये यूरिया में परिवर्तित कर देती है। अमोनिया को, अब ऐसे समझिए, अमोनिया को किस में? यूरिया में, ठीक है। यूरिया में परिवर्तित कर देती है। यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती है। यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान जो है ये प्रोटीन के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यकृत शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री है। अगर बात करें यकृत की, यकृत सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, ठीक है। उसका अगर बात करें तो सबसे विशाल का रसायन फैक्ट्री है, सबसे विशाल का है, सबसे
विशालकाय रसायन फैक्ट्री है, ठीक है, सबसे विशालकाय रसायन फैक्ट्री है। बात क्लियर है भैया। यकृत में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जैसे अब हम लोग ये देखते हैं कि जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का, जैसे आपको चोट लग जाए तो रक्त का थक्का जमता भैया। रक्त का थक्का जो है ये जमता कैसे, रक्त का थक्का, तो भैया रक्त में एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। क्या? फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से ही क्या होता है, रक्त में थक्का जमता है, ठीक है। रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। जो जहर खाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की जांच जब की जाती है तो वो यकृत की ही जांच की जाती है। जैसे अगर आप जहर खा लिए तो यकृत में जाकर वो संग्रहित रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप जैसे जल करके आपकी मृत्यु हुई है, ठीक है, जल करके जब मृत्यु हुई है तो वो आपके फेफड़े की जांच होती है। किसकी जांच होती है? फेफड़े की जांच होती है। लेकिन जब आप जहर खा लेते हैं तो वो होता है यकृत की जांच, ठीक है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको बताया हमने, जिसका वजन करीब 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। इसमें पूछा क्या, यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान जो है कि अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं। किसको? तो भैया ये निकालते हैं आपके प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है। बताओ भैया 60%, 40%, 20% या 80%? बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भूमिगत जल वर्षा जल का वह अंश है जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, ठीक है। भारत में सिंचाई का जो कुल करीब 45% और घरेलू पानी का लगभग 80%, कितना? 80% जो है ये भूमिगत जल से आता है। किस जल से आता है? भूमिगत जल से आता है, ठीक है, भूमिगत जल से आता है। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या है भैया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आप समझ ऐसे कर सकते हैं कि मैथ भी है, सब कुछ है। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातु कितना परसेंट तो होगा? 18%, 25%, 2% या 5%? बताओ ये इसका क्या होगा। देखिए, प्रकृति में सोना जो है ये मुक्त और शुष्क दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सोना मुख्यतः क्वार्टज के रूप में पाया जाता है। इसका निष्कर्षण जो है वो केलावेराइट और सिल्वेनाइट एसिड से किया जाता है। सोने की शुद्धता का मापन जो है वो कैरेट में किया जाता है, ठीक है। सबसे शुद्ध सोना जो होता है, जैसे अगर आपसे बात करें सर्वशुद्ध सोना, कि शुद्ध सोना कौन होगा? शुद्ध सोना तो भैया ये होता है आपका 24 कैरेट का। जो 24 कैरेट का सोना होता है ये शुद्ध सोना होता है, ठीक है। सोना में सबसे ज्यादा जो जैसे अगर जो सोना में अगर मिलावट सबसे ज्यादा किसी की होती है वो होती है तांबे की। किसकी होती है भैया? ये होती है तांबे की मिलावट, ठीक है। उसके बाद जैसे तांबा हो गया, सब सर्वाधिक अगर पूछा जाए सोने में सर्वाधिक किसका मिश्रण मिला जाता है तो सर्वाधिक तांबा। उसके बाद क्या होता है भैया? उसके बाद आपका आता है चांदी, उसके बाद चांदी आती है और उसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम आता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी मिलावटें होंगी वो इन्हीं से आएंगी। पूछा क्या हमसे? तांबा या चांदी जैसे धातुओं का कितना परसेंट होगा, ये बात हम बता रहे हैं आपको। देखिए, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का करीब 25% जो है मिश्रण होता है। कितना होता है? करीब 25% इनका मिश्रण होता है। ये कह सकते हैं इससे अधिक होता है, ठीक है। चांदी विद्युत का एक उत्कृष्ट सुचालक भी आप ये भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? 25%। अभी यहां लिखा होता 25% या उससे अधिक, 25% या उससे अधिक लिखा होता तो वो आपका क्या, वो भी राइट हो जाएगा। लेकिन ये लिख दे 25% से कम और ये अधिक, दोनों आप समझेंगे तो आप अधिक टिक करना है। बात क्लियर भैया? इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 5वां नंबर। मनुष्य में अग्रचर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात कितना होता है? 2:3 का, 1:2 का, 2:1 का, 3:2 का? बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? देखो होता क्या है, जैसे जो मुख गुहा होती है, बकल कैविटी में मुख के ऊपरी तथा नीचे जबड़ों में दांतों की एक पंक्ति पाई जाती है, ठीक है। मनुष्य के दांत जो है वो गर्दंती, द्विबार दंती, विषमदंती ऐसे होते हैं। व्यक्ति के जबड़े में 16 दांत ऊपर, 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से अगर बात करें तो कुल दांत जो है वो कितने हो जाते हैं? कुल दांत हो जाते हैं आपके 32 दांत हो जाते हैं, ठीक है। जबड़े से प्रत्येक और 2 कृंतक, 2 रदनक और 2 अग्रचर्वणक होते हैं तथा 3 चर्वणक दांत पाए जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आप जो अग्रचर्वणक है और चर्वणक के बीच का जो अनुपात होता है, अगर चर्वणक दांतों का और चर्वणक दांतों का जो अनुपात होता है वो होता है आपके 2:3 का। अब देखिए ऑप्शन कैसे दिया, लिख करके दिया, ऐसे 2:3 नहीं दिया ताकि आप कंफ्यूज रहें, ठीक है। तो 2:3 की बात होती है,
इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका 2:3 होता है अग्रचर्मणक और चर्मणक में, ठीक है। जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर और प्रीमोलर होता है, तो अग्रचर्मणक जो होता है प्रीमोलर होता है, ठीक है। चर्मणक जो होता है तो ये मोलर होता है, तो ऐसे करके करते हैं, तो इसमें 2:3 का अनुपात होता है, ठीक है। अगला क्या है भैया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये आपको जैसे इस प्रकार के प्रश्न में जैसे नहीं है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यूएस पर्यावरण एजेंसी के मुताबिक जो गैसें उष्मा को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, हमने एक दिन आपको बकायदे इसमें बकायदे हमने ऐसे बनाया था, मतलब यहाँ पे अगर कोई गैस है, ठीक है, अगर कोई गैस है उष्मा, जैसे ये गैस है, अब ये जो यहाँ वातावरण की जो उष्मा है, ये जो उष्मा है इसको बाहर नहीं जाने दे रही है, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, वही ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, ठीक है। ये है कौन कौन सी, जैसे अगर बात करें तो ये है कौन कौन सी, तो इसमें आपकी कार्बन आती है। कौन आती है? कार्बन। कार्बन इन सेंस कार्बन डाइऑक्साइड से है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, क्या भैया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब उसको CFC भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हमने बता ही दिया है। तो इस गैस का उत्सर्जन जो है, मतलब ऐसे समझिए कि इन सब का जो इनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप बात करें कि कौन इसमें जो है इसमें हो जाएगा, तो इसमें जलवाष्प भी आप कर सकते हैं, जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प। क्या पूछा है, कौन नहीं है, तो इसमें आप देख पाएंगे नाइट्रोजन जो है ये नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा उत्सर्जन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है, CO2। आप देखते होंगे जब जो कॉन्फ्रेंस होती है पर्यावरण पे, तो वो हमेशा इस पे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को फलाने टाइम तक 2030 2050 ऐसे हम लोग एक टारगेट रखते हैं, इतने टाइम तक हम लोग इस पे विजय पालेंगे, इसको जो है कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें पूछा जाता है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा जो है उत्सर्जन किस गैस का होता है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 इसको बोला जाता है, ठीक है। इस गैस का उत्सर्जन पेट्रोलियम ईंधन के दहन के फलस्वरूप होता है। धान के खेत में एवं पशु की जो पशु जुगाली करते हैं, जो उसमें क्या पाया जाता है, मीथेन पाई जाती है। जो धान का खेत होता है क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो मीथेन जैसे आप समझिए जब पानी यहाँ पे रहता है, जब ये गर्म होता जाता है तो उत्सर्जन नहीं हो पाता है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये गैसें बाहर नहीं जा पाती है, तो ये भी ग्रीन हाउस का काम करती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जो है आपकी वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। बात क्लियर भैया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी नाइट्रोजन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या भैया, निम्न में से किस प्रकार कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? विटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रासाइड। बताओ भैया क्या होता है। देखो होता ये है कि भैया जो कोयला है, कोयला कितने प्रकार का होता है मुख्यतः? तो ये होता है 4 प्रकार का। एक कौन सा? पहले तो होता है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट होता है, बात क्लियर है। उसके बाद आपका होता है लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। उसके बाद आपका आता है विटुमिनस, उसके बाद आता है आपका विटुमिनस कोयला, और उसके बाद आता है आपका पीट कोयला, ठीक है। ये होता है एंथ्रासाइट कोयला। जो है एंथ्रासाइट कोयले के विषय में, यह कोयले का सबसे उत्तम प्रकार है, सर्वोत्तम कोयला जो है अगर कोई है तो वो आपका एंथ्रासाइट है, ठीक है। इस कोयले का रंग जो है ये काला होता है, उसमें कार्बन की मात्रा जो है सबसे अधिक पाई जाती है, सर्वोत्तम होता है। और CO की मात्रा, कार्बन की मात्रा जो है ये सबसे अधिक पाई जाती है। कार्बन की मात्रा, ये कह सकते हैं C की कार्बन, C को कार्बन हो जाता है कार्बन की सर्वाधिक मात्रा। CO तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कार्बन सर्वाधिक पाया जाता है। कितना पाया जाता है भैया? 80 से 90% तक ये पाया जाता है। यह जलते समय धुआं नहीं देता है तथा ताप सबसे अधिक देता है। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है, ठीक है, धुआं कम देता है। सर्वोत्तम कोयला कौन? तो भैया एंथ्रासाइट। अगर आपसे कोई पूछे सर्वोत्तम कोयला कौन, तो आप रट डालिए एंथ्रासाइट, ठीक है। लिग्नाइट की बात करते हैं, यह कोयले में कार्बन का बहुत कम अंश, न्यूनतम पाया जाता है। लिग्नाइट में न्यूनतम कार्बन पाया जाता है, बात क्लियर है।
और जो है ये घटिया किस्म कोयला होता है, ऐसा नहीं कि सबसे निकृष्ट कोयला होता है, घटिया किस्म का कोयला। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। कौन सा कोयला? भूरा कोयला भी लिग्नाइट को कहा जाता है। बात क्लियर भैया। उसके बाद बात कर लेते हैं बिटुमिनस की भैया। यह बिटुमिनस जो ये द्वितीय श्रेणी का सेकंड क्लास कोयला है, सेकंड क्लास कोयला इसको बोला जाता है। सेकंड क्लास कोयला ये है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो करीब 55% जो है, ये 55% से 65% तक कोयला की मात्रा इसमें पाई जाती है बिटुमिनस में। लिग्नाइट में क्या होता है, ये करीब 40 से 55 तक पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरे स्तर का कोयला हो जाता है। लिग्नाइट जो होता है, बिटुमिनस जो है दूसरे स्तर का हो जाता है। बात क्लियर है। यह जो है ये कह सकते हैं कि गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का होता था। इस प्रकार कोयले का प्रयोग सर्वाधिक होता है क्योंकि इसमें कार्बन और उसमें दोनों मध्यम प्रकार की होती हैं। भारतीय उद्योगों में अन्य प्रयोग स्थलों पर इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। किसका? बिटुमिनस का, जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। और पीट कोयले की बात करें, सबसे निकृष्ट कोयला, सबसे निकृष्ट कोयला अगर कोई है तो वो है आपका पीट कोयला। कौन सा कोयला है? ये आपको पीट कोयला सबसे निकृष्ट कोयला भैया। ठीक है, चलिए अब इसमें पूछा क्या भैया, इसमें क्या पूछा है, कोयले के विषय में सारी जानकारी हो गई। किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक कार्बन सामग्री? तो भैया सबसे अच्छा कोयला कौन? एंथ्रासाइट। सबसे बेकार, सबसे मतलब झंडू बाम कोयला कौन? तो वो है आपका पीट कोयला। लिग्नाइट को क्या बोलते हैं? भूरा कोयला। क्या बोलते हैं? भूरा कोयला बोला जाता है। और बिटुमिनस क्या है? सेकंड क्लास का कोयला, सॉरी लिग्नाइट जो है ये सेकंड क्लास का कोयला है, इसी को भूरा कोयला बोला जाता है। बिटुमिनस जो थर्ड क्लास का कोयला है, थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ भी होता है। और इसमें जो है, जो आपका बिटुमिनस है, इसमें करीब जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 55 से 65%। कितनी होती है? 55 से 65%। बात क्लियर है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बेकिंग पाउडर, पहले तो इसका फॉर्मूला जान लीजिए। किसका? बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर, इसको हम लोग रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर क्या बोला जाता है? इसका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। बात क्लियर है। फार्मूला क्या होता है भैया? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब इसमें जल मिलाया जाता है, आप इसमें क्या मिलाएंगे? H2O मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। बनता क्या है? देखो होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो जब इससे आप रिएक्शन कराएंगे तो CO2 क्या करते? उड़ जाती है। कैसे उड़ेगी भैया? यहाँ पे NaHCO भैया तो बन जाता है, NaHCO बन जाता है, बचता N, जैसे यहाँ पे जो बनेगा NaHCO ये तो बन जाता है। ठीक है, NaH2 बन जाता है, NaH2CO ये बन जाता है, लेकिन बचता क्या है? CO2 बच जाता है। तो भैया ये आपका यहाँ जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ जाता है। पूछा क्या भैया कौन सी गैस निकलती? तो भैया निकलती कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पे आते हैं। क्या भैया 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? नायलॉन, बैकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, टेफ्लॉन जो है। क्या? टेफ्लॉन जो है ये एथिलीन का उच्च बहुलक है। क्या भैया? एथिलीन का उच्च बहुलक है। एथिलीन का उच्च बहुलक है। ठीक है, उच्च बहुलक है। ठीक है, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय ऊष्मारोधी बहुलक है। इसका गलनांक जो होता है वो करीब 33 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर सांद्र अम्लों व सांद्र क्षारों के विलयनों का उच्च ताप पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए न चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लेपित किया था। क्या? टेफ्लॉन। आप देखते हो नॉन स्टिक जो होते हैं वो उसमें टेफ्लॉन ही पाया जाता है। बात क्लियर है। जो आप पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का जो प्रयोग होता है, जो कठोर आप देखते होंगे प्लास्टिक होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, नायलॉन आप प्लास्टिक में देखते ही हैं, मतलब इस टाइप का जो थोड़ा सा लचीला नायलॉन होता है उसमें नायलॉन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। 10वां नंबर क्या भैया? ध्वनि तरंगों की कौन सी विशेषता उसके तारत्व को तय करती है? आयाम, तरंग का प्रकार, आवृत्ति या ध्वनि की प्रबलता? इसमें राइट आंसर दीजिए आप। कौन तय करता भैया? तारत्व मतलब होता है पिच। पिच जो है इसको बोला जाता है पिच। ठीक है, तारत्व ध्वनि का माध्यम है जिससे हम ध्वनि को मोटी या तीक्ष्ण पतली कर सकते हैं। ध्वनि के तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। जो तारत्व
मतलब ध्वनि का तारत्व इज इक्वल टू क्या, आवृत्ति। आवृत्ति, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके ही आधार पर स्त्री और पुरुषों की आवाज का निर्धारण होता है। जो पुरुष की आवाज होती है, पुरुष की आवाज, वो आप देखते होंगे पुरुष की आवाज जो है थोड़ा सा मोटी होती है, ठीक है। जो पुरुष की आवाज होती है वो मोटी होती है। पुरुष की आवाज मोटी क्यों मोटी होती है भैया, तो इसमें जो तारत्व होता है, ये तारत्व जो होता है ये होता है कम, और यही जो तारत्व है अगर हो जाता है क्या अप, तो क्या हो जाती है, जो आवाज होती है पतली हो जाती है, और वो आवाज किसकी होती है, महिला की होती है। आप देखते होंगे जैसे कुछ पुरुष भी होते हैं वो बहुत मतलब महिलाओं टाइप बोलते हैं, तो उन क्यों, क्योंकि उनका जो तारत्व है जो आवाज का वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। जब तारत्व ज्यादा होगा तो वो जो है आप कह सकते हैं कि आवाज जो पतली आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। आगे 11 नंबर क्या भैया, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी ल्यूमेन। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ल्यूमेन की बात करें भैया तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, किसका, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। बात क्लियर है। वेबर किसका मात्रक है, तो वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। वीडियो में आया हुआ प्रश्न है भैया, देख लो, रिपीट हुआ था, ठीक है। वेबर किसका है, तो वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का है, ठीक है। उसके बाद बात करें हेनरी, तो हेनरी जो होता है, हेनरी जो है ये आपका प्रेरक का मात्रक है, किसका, प्रेरक का मात्रक है। उसके बाद बात करें फैराडे की, तो फैराडे जो है ये आपके विद्युत धारिता का मात्रक है, इसका विद्युत धारिता का मात्रक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। क्या 12 नंबर भैया, 12 नंबर ये है ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व का बना होता है, सिलिकॉन का, लोहे का, कार्बन का या तांबे का। इसका जवाब दो भैया, किसका बना होता है। देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का एक अपरूप है, किसका, कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप, ठीक है। कार्बन का क्या है, कार्बन का अपरूप है। क्या, कार्बन का अपरूप कौन है, ग्रेफाइट है। बात क्लियर है। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का उत्तम सुचालक और अधातु की श्रेणी में आता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो होता है, जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग पेंसिल के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका उपयोग जो है ये पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। बात क्लियर है। तो ये, और जैसे घड़ी की जो कमानी बनी होती है वो भी इसकी होती है, और नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का प्रयोग किया जाता है वो भी ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर भैया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें पूछा है कि कार्बन मुख्य रूप से किस तत्व से बना होता है, तो ये ग्रेफाइट जो है ये कार्बन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन अगला नंबर 13, क्या हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, अग्नाशय, यकृत, अवटु या अधिवृक्क। बताओ अभी इसमें राइट आंसर क्या होगा। अग्नाशय जो है, जैसे हमने कहा ना, जो यकृत है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है, ठीक है। और अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय जो है क्या है, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी अग्नाशय है, ठीक है। अग्नाशय से जो है इंसुलिन का स्राव होता है, क्या, इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है, इंसुलिन का स्राव होता है। बात क्लियर है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण जो है वो अग्नाशय की लैंगरहंस की द्वीपकाओं की बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह और अति श्रावण से हाइपोग्लाइसेमिया होता है। देखो भैया दो रोग होते हैं इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन हमने बताया श्रावण कहाँ से होता है इंसुलिन का, तो भैया लैंगरहंस की जो अग्नाशय ग्रंथि है उसकी लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की बीटा सेल से होता है, ठीक है। इंसुलिन के अगर इसमें कम श्रावण होता है, क्या, कम श्रावण अगर हुआ तो भैया कम श्रावण हुआ तब कौन सा होगा, जब कम मतलब अल्प श्रावण हुआ तो भैया हो जाता है क्या, मधुमेह है। क्या होता है, मधुमेह होता है। और अगर अतिश्रावण हो गया, क्या, अतिश्रावण हो गया, अतिश्रावण, तो भैया अतिश्रावण होने से क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया होता है। क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया
हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, बात क्लियर है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है और कम से मधुमेह होता है। अगर कोई ये कहे कि हमको मधुमेह हुआ है, मतलब आप समझ जाइए कि इंसुलिन के अल्प श्रावण है, और अगर कहे कि हमको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो आप समझिए अति श्रावण से हुआ। बात क्लियर है, मामला क्लियर भैया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, सॉरी अग्नाशय हो जाएगा। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं, यहाँ में होगा। में सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है, किसका होता है भैया, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या बेरियम का? इसका जवाब दो भैया। देखिए होता क्या, पहले आप फार्मूला जानिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है, इसका फार्मूला जब आप समझेंगे, इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट का एक महीन ये होता है, जिससे इसमें कैसे होता है, तो इसका जो फार्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। इसका प्रयोग अन्य प्रकार, जैसे ऐसा नहीं कि केवल जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग, जैसे हाथ टूटता है तो उसमें देखते होंगे आप लोग करके घूमते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे मूर्तिकार कोई मूर्ति बना रहा है तो उसमें भी होता है। जो शल्य चिकित्सक का पट्टी बांधने काम में आते हैं, छत और दीवार को चिकना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका है, आप खुद देखिए, सोडियम का है क्या, सोडियम प्रयोग हुआ नहीं। मैग्नीशियम है, बिल्कुल नहीं, ये है बिल्कुल नहीं। कैल्शियम का प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर भी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। क्या भैया 15 नंबर, भारत का पहला नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में नौसेना जहाज निर्माण केंद्र बना गया। कहां भैया, कोच्चि में, हजीरा में, विशाखापट्टनम में या पीपावाव में? बताओ भी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत की, तो देखिए INS अरिहंत की बात करें तो भारत का पहला नाभिकीय पनडुब्बी, भारत का, या ऐसा कह सकते हैं भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत है। क्या है, INS अरिहंत है। बात क्लियर है। ये कहाँ स्थित है, इसका जो केंद्र बनाया गया है, कहाँ बनाया गया, तो भैया इसका केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। अब भैया आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में एक ही स्थान दिख रहा है, कौन, विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में बनाया गया, ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका क्या है, विशाखापट्टनम है, ऐसे आप नोट कर लीजिए। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है भैया, सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो आपका विशाखापट्टनम है, ठीक है, जो रॉयल सीमा तट पर स्थित है। INS अरिहंत का जो जलावतरण है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो है ये 2009 में किया गया था। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की तीव्रता को प्री डायबिटीज माना जाता है। ऑप्शन ए 7500, ऑप्शन बी 50 से 100, ऑप्शन सी 100 से 125, ऑप्शन डी 25 से 50। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। उपवास जैसे आप देखते हैं जब लोग आमरण अनशन करते हैं तो उसमें जाते हैं लोग, चेक करने जाते हैं, तो उसमें जो शर्करा का स्तर होता है, तो रक्त में जो शर्करा का स्तर होता है वो 100 से 125 होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर होता है। इस स्थिति को प्री डायबिटीज का नाम दिया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में रक्त ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ज्यादा प्रतीत होने लगती है, लेकिन ठीक है, जैसे इसके होने से, जैसे प्री डायबिटीज में व्यक्ति को डायबिटीज मधुमेह तो नहीं होती, लेकिन उसके होने की संभावना क्या होती, बनी रहती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि डायबिटीज होने से पहले के लक्षण या उपकरणों का जो है होना ही प्री डायबिटीज कहा जाता है। इसमें कितना होता है शर्करा स्तर, 100 से 125 होता है। बात क्लियर भैया, इसमें आपका राइट आंसर सी हो गया। चलो भैया आगे देखते हैं 17 नंबर। क्या है गुरु, नारियल में से, ठीक है, क्या है, नारियल में रेसे, इसमें गलत हो गया टाइप, है ना, नारियल में रेसे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला कहा जाता है। कौन सी, ओमेगा 3 वसी अम्ल, ट्रांस वसा, पॉली अनसैचुरेटेड वसा, ट्राइग्लिसराइड। बताओ इसमें क्या होता है। देखो नारियल के रेसे में शक्तिशाली फैटी एसिड्स जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें माध्यम श्रृंखला में ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है, ठीक है। नारियल का तेल पके हुए नारियल के गूदे या सार से निकाला जाता है। इसका प्रयोग औषधि एवं भोजन के रूप में किया जाता है। नारियल में ट्राइग्लिसराइड सबसे ज्यादा 47%, कितना 47% पाया जाता है। आप देखते हैं जब डेंगू होता है आदमी को तो क्या करता है, नारियल पानी पीता है, उसका नारियल पानी तो पीता है, साथ में ट्राइग्लिसराइड भी लेता है तो जल्दी आराम होता है उसको। बात क्लियर भैया, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। हाँ तो भैया विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, बेरी बेरी, रतौधी, पेलाग्रा या स्कर्वी। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो
बात करें ना बेरी बेरी की, तो B1 थाई, B2 राई, तो राइबोफ्लेविन से जैसे बेरी बेरी रोग होता है ना बी। अब उसके बाद विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन आप बात कर लें B3 से, B3 से तो वो नियासिन पेलाग्रा होता है। इसमें राइट ऑप्शन आपका स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े से खून आने लगता है, दांत में दर्द होता है, इसके अभाव मसूड़े ढीले हो जाते हैं और दांत क्या होता है, गिर जाता है। विटामिन सी रोग जो है प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक होता है। विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत होता है, तो इसमें खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो प्रमुख स्रोत इसके माने जाते हैं। खट्टे पदार्थ चाहे आप उसको नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, अनानास ले लीजिए, टमाटर, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है आप इसमें। अब इसमें और क्या बन सकता है, वसा में घुलनशील विटामिन और जो है जल में घुलनशील, तो ए, डी, ई और के ये क्या है, ये जल वाले हैं, सॉरी वसा वाले हैं। और अगर बात करें क्या बी और सी, तो ये क्या है, ये जल वाले हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी हो जाएगा, और अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो ए, डी, ई और के हो जाएगा। बात क्लियर है? इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है, आयरन, मैग्नीज, आयोडीन या कैल्शियम? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। बेरी में क्या पाया जाता है, तो बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी में अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यह संकर प्रजाति है, ये अपने विशिष्ट सुगंध, चमकीले लाल रंग एवं मिठास के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी फलों में जो है किसकी मात्रा अधिक होती है, तो भैया मैग्नीज की मात्रा अधिक होती है। हरी सब्जी हो तो आपका जो है जो लोहा पाया जाता है, आयरन उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर आप खट्टे पदार्थ खा रहे हैं, संतरा, नींबू ये सब खा रहे हैं, तो उसमें जो है विटामिन सी पाई जाती है। बेरी बेरी खा रहे हैं, सॉरी बेरी जो स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी ये सब खा रहे हैं आप, मैग्नीज अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात क्लियर है? कैल्शियम और जैसे आयरन की बात हमने कर लिया। आयोडीन आप जो है इसमें आयोडीन से हड्डी मजबूत होती है, कैल्शियम से भी हड्डी मजबूत होती है। ठीक है, उसके बाद आयरन से भी हड्डी मजबूत होती है। तो इस सब का अपना एक अलग से वो है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है, फोलिक एसिड, पोटेशियम, विटामिन के या आयरन? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें रक्त स्कंदन की, तो विटामिन के, क्या विटामिन के रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, जो मानव द्वारा कुछ प्रकार की प्रोटीनों के पूर्ण संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। अभी हमने कुछ देर पहले इस पर डिस्कस किया था प्रश्न को, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, इससे ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ठीक है, विटामिन के कमी से। विटामिन के का ऐसा अगर रासायनिक नाम तो क्या होता है भैया, फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। बात क्लियर है? इसमें जो ये कहाँ पाया जाता है, जैसे ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी हो गया, चुकंदर हो गया, सलजम, पालक, इस सब में क्या होता है, विटामिन के पाई जाती है। बात क्लियर है भैया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर और अंतिम प्रश्न, रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। अप्लास्टिक, केरीन, हेलिकोलस्सा। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्लास्टिक। अप्लास्टिक एनीमिया एक जैसे इसमें कहा ना, आल प्लास्टिक एनीमिया मतलब रक्त की अल्पता, तो अप्लास्टिक एनीमिया जो होती है इसमें जानलेवा बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, और इस बीमारी में व्यक्ति का शरीर खून की नई कोशिकाओं को बनाना बंद कर देता है, जिससे शरीर में खून की कमी होने लगती है, और ये बीमारी जन्मजात भी हो सकती है। ठीक है, या कुछ जहरीले रसायनों के द्वारा भी हो जाती है। इस बीमारी को दूर करने में विटामिन के जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात क्लियर है? तो आप विटामिन के का जो है हरी सब्जियां खाया करिए, पत्तेदार सब्जियां खाया करिए। ठीक है, ब्रोकली वोकली अपना माँ खाया करिए। तो ये सब आप हैं तो मतलब आपका सब कुछ सही सिस्टम रहेगा। तो आइए आज क्लास बंद करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर क्लास पसंद है तो प्लीज़ उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।